हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 29 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें दोस्तों 30 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों 3 या 4 मॉडल पेपरों का टेस्ट देकर रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। अगर आपने पिछले 29 मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 30 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है वो रहने वाला है। कुल 6 भाग है, ठीक है, और इन भागों के माध्यम से दोस्तों अपन है वो 150 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे भाग 1 है और भाग 1 में 40 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। देखिए भाग 1 कौन सा है, तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। यही पैटर्न रहेगा परीक्षा में। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बताइए, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए पैराबोलिक है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है। तो ये तीनों क्या है, ये राजस्थान में पाए जाने वाले बालू का स्तूप के प्रकार है, लेकिन थली नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मरुस्थल का जो ऊंचा भाग है उसको कहते हैं दोस्तों थली। बी नंबर का ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डीबीडब्ल्यू जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दोस्तों ये डीबीडब्ल्यू ये किसका जलवायु वर्गीकरण है? ये थोंटवेट का जलवायु वर्गीकरण है और ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से जिले आएंगे इसमें? तो इसमें दोस्तों हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, उत्तरी पूर्वी बीकानेर ये आएंगे दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? तो कौन से युग से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है दोस्तों ये बाप बोल्डर्स। और ये फड़ौदी जिले में है, बाप गांव के आसपास के जो पुराजीवी महाकल्प में दोस्तों ये अवशेष मिले हैं कार्बोनिफेरस काल के। तो यहाँ पर इसमें जिन्हें बाप बोल्डर्स कहा जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सेम से प्रभावित गांव बडोपल, भगवान दास, देईदास, कनवानी तथा गंदेली गांवों का संबंध किस जिले से है? बताइए। तो यहाँ पर इसमें ये बडोपल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ये सारे के सारे जो मैंने नाम बताए हैं ये सेम की समस्या से प्रभावित हैं और ये हनुमानगढ़ जिले में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों काकने। इसको काकनी भी बोल सकते हैं, जैसलमेर में है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका उद्गम दोस्तों कोठरी गांव की पहाड़ियों से होता है। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में नवल सागर झील स्थित है? बताइए किस जिले में नवल सागर झील है वो स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों बूंदी में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये बूंदी में है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस जिले में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना संचालित है? किस जिले में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना संचालित है? तो दोस्तों ये सिंचाई परियोजना है ये डूंगरपुर में सोम नदी पर बांध का निर्माण है वो किया गया था और सोम कमला परियोजना है वो दोस्तों कहां पर है? डूंगरपुर में ही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पाए जाते हैं शुष्क सागवान के वन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये पाए जाते हैं शुष्क सागवान के वन। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर बहती है?
मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से होकर बहती है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से होकर बहती है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों फुलवारी की नाल अभयारण्य में से होकर बहती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दुर्गा बहार, दुर्गापुरा सफेद तथा दुर्गाजय नामक किस्में किस फसल की है? तो दोस्तों ये किस्में किस फसल की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ग्वार की किस्म है। किसकी? ग्वार की किस्म है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले आरोही क्रम क्रमशः है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले आरोही क्रम क्रमशः है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें जालोर, सिरोही, जैसलमेर। जालोर, सिरोही, जैसलमेर, ये राजस्थान के दोस्तों 3 ऐसे जिले हैं जिनमें सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे कम तो है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा जालोर, ठीक है। दोस्तों जालोर जिले में महिला महिला जो साक्षरता दर है वो भी दोस्तों सबसे कम है। जालोर और सिरोही दोस्तों राजस्थान में सबसे पिछड़े हुए हैं, ये मान के चलिए आप। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है दोस्तों भील। पहले नंबर पर आता है दोस्तों मीणा, दूसरे नंबर पर भील। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुनाबाब होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? मुनाबाब होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो दोस्तों क्या नाम है? तो वो है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए जंतर मंतर वेधशाला ये है, चित्तौड़गढ़ का किला ये भी दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, नथमल की हवेलियां ये दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। नथमल की हवेलियां हैं वो इसमें शामिल नहीं है। कुंभलगढ़ का किला ये है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए केवलादेव अभ्यारण्य, जंतर मंतर वेधशाला है और राजस्थान के 6 दुर्ग हैं वो इसमें शामिल है, और जयपुर का परकोटा है वो भी दोस्तों इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पे नथमल की हवेलियां नहीं है, तो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन राज्य का पहला सुपर थर्मल विद्युत ग्रह है। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन राज्य का पहला सुपर थर्मल विद्युत ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, यहाँ पर राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 21 जनवरी 1975 को की गई, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो इसकी जो स्थापना है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की जो स्थापना है ये 21 जनवरी 1985 को की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना। यहाँ पे 75 दे रखा है इसलिए ये गलत है। तो इसमें सत्य कथन कौन से हैं? 1 और 2 कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इंद्रगढ़ है ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। नगर है ये दोस्तों टोंक में है, बिल्कुल सही है। नैनवा अजमेर गलत दे रखा है दोस्तों, नैनवा है वो कहां पर है? तो दोस्तों नैनवा सभ्यता स्थल ये दोस्तों बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में है। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल सही बात है। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेना नायक के नेतृत्व में जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था? दोस्तों जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था कौन से सेना नायक के नेतृत्व में? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों एन उल मुल्क मुल्तानी। एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में दोस्तों आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में, लेकिन जीत नहीं पाया था।
तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मोटा राजा उदय सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। मोटा राजा उदय सिंह के संदर्भ में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। सत्य कथन कौन सा है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए उदय सिंह मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 1587 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह सलीम जहांगीर के साथ किया था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भूताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। भूताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो दोस्तों ये लड़ा गया था जेत्र सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य ये भूताला का युद्ध है वो लड़ा गया था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, किस रियासत में घर गिनती बराड़ नाम से ग्रह कर लिया जाता था। किस रियासत में घर गिनती बराड़ नाम से ग्रह कर लिया जाता था, तो ये लिया जाता था दोस्तों मेवाड़ में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, बूंदी के किस शासक के शासनकाल में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा। बूंदी के किस शासक के शासनकाल में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा, तो दोस्तों उस समय शासक कौन था, तो वो था दोस्तों राव बुद्ध सिंह। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा राव बुद्ध सिंह, डी नंबर का ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे। बताइए, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी किसने, तो दोस्तों बीकानेर के तरफ से हस्ताक्षर किए थे काशीनाथ ओझा ने। किसने, काशीनाथ ओझा ने हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं है। बताइए, भरतपुर प्रजामंडल से संबंध किसका नहीं है। देखिए गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, जुगल किशोर चतुर्वेदी, दोस्तों इन तीनों का जो संबंध है, इन तीनों का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है, लेकिन यहाँ पे लादूराम व्यास है, इनका संबंध नहीं था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, तो कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, तो दोस्तों देखिए मास्टर भोलानाथ थे, गोपीलाल यादव थे, डॉक्टर मंगल सिंह थे, लेकिन यहाँ पे रमेश चंद्र है वो नहीं थे। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मंत्रिमंडल में दोस्तों मास्टर भोलानाथ है ये अलवर के थे, गोपीलाल यादव है वो दोस्तों भरतपुर के थे, और डॉक्टर मंगल सिंह है ये दोस्तों धौलपुर के थे। एक और थे चिरंजी लाल शर्मा, ये करौली के थे दोस्तों। ये मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल थे 4 व्यक्ति। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस किले को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है चौमुखा किला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चौमुखा किला। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हस्तकला एवं उससे संबंधित प्रसिद्ध स्थानों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। हस्तकला एवं उससे संबंधित प्रसिद्ध स्थानों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो वो है दोस्तों देखिए लकड़ी के झूले, ये भरतपुर के दे रखे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। लकड़ी के झूले तो दोस्तों जोधपुर के प्रसिद्ध है, और वुडन पेंटेड फर्नीचर है ये दोस्तों किशनगढ़ अजमेर के प्रसिद्ध है। अलवर दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। चंदन की मूर्तियां हैं ये चूरू की प्रसिद्ध है दोस्तों, और सोप स्टोन की मूर्तियां हैं वो सिकंदरा दोसा दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये गलियाकोट डूंगरपुर की है दोस्तों प्रसिद्ध। तो यहाँ पर एक ही सही सुमेलित है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। असुमेलित युग्म कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तत्वाद्य यंत्र इकतारा है, बिल्कुल सही बात है। घन वाद्य यंत्र दोस्तों जहाज है, बिल्कुल सही है। सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा है, बिल्कुल सही है। अवनद वाद्य यंत्र दोस्तों दुकाको, ये गलत हो जाएगा।
अवनद वाद्य यंत्र। दुकाको दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है दोस्तों, दुकाको एक तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है फुलेरा जयपुर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फुलेरा जयपुर। 29 नंबर का प्रश्न है, बैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? बैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है बैसाखी का त्योहार। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अशोका अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? अशोका अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है दोस्तों ये अशोका अष्टमी का त्योहार। डी नंबर का ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस लोक संत ने निरंजनी संप्रदाय चलाया? किस लोक संत ने निरंजनी संप्रदाय चलाया? तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत हरिदास जी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संत हरिदास जी। 32 नंबर का प्रश्न है, तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गोडला कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोडला। 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में या राज्य में सुइया मेले का आयोजन कहाँ होता है? सुइया मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये होता है चोटन बाड़मेर में, चोटन बाड़मेर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, निबोली क्या है? बताइए निबोली क्या है? तो दोस्तों ये स्त्रियों के गले का एक आभूषण है, स्त्रियों के गले का एक आभूषण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? बताइए सुनहरी कोठी का निर्माण है वो किसने आरंभ करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों नवाब अमीर अली ने। नवाब अमीर अली ने 1824 ईस्वी के अंदर दोस्तों ये प्रारंभ है वो करवाया था, और पूर्ण है वो करवाया था दोस्तों नवाब वजीउद्दौला ने, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये महाराणा प्रताप के काल में हुई थी दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? गुजराती का मजबूत प्रभाव है, तो दोस्तों वो है वागड़ी बोली पर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वागड़ी बोली पर। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में बीकानेर के किस शासक की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में बीकानेर के किस शासक की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राव लूणकरण, जिसको कलयुग का कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए गंगानंद मैथिल निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी विद्वान थे जिन्होंने काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों बताइए गंगानंद मैथिली ने दोस्तों किसकी रचना की थी? तो इन्होंने दोस्तों काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी, और ये किसके दरबारी थे? तो दोस्तों ये दरबारी थे राव करण सिंह के दरबारी थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, कायाबेली नामक ग्रंथ की रचना किस लोक संत द्वारा की गई है? बताइए कायाबेली नामक ग्रंथ की रचना है वो किस लोक संत द्वारा की गई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संत दादू दयाल जी के द्वारा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। भाग 1 में अपन ने 40 प्रश्न पढ़े थे, अब अपन भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है? राजस्थान की आत्मा है वो कौन से नृत्य को कहते हैं? तो ये कहते हैं घूमर को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, घूमर को।
42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें रूडा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है। रूडा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ये जो संस्था है, इस संस्था का गठन दोस्तों 2009 में किया गया था और इसमें दोस्तों निवेश की और घरेलू एवं विदेशी कंपनियों के निवेश से संबंधित की गई थी दोस्तों ये, ठीक है। ये लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एजेंसी नहीं है, गलत है ये कथन। तो और देखिए यहाँ पे रिको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली एक शीर्ष संस्था है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एक और सी ये भी सही है। और देखिए राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु कार्यरत है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतर्राज्यीय विवाह योजना के तहत SC ST युवक युवती का विवाह सामान्य वर्ग की युवक युवती से होने पर कितने रुपए की सहायता राशि दे? डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत SC ST युवक युवती का विवाह सामान्य वर्ग की युवक युवती से होने पर कितने रुपए की सहायता राशि दे है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसमें बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 10 लाख रुपए। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जरीना का मकबरा धौलपुर में है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये धौलपुर में है। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, अभिजीत गुप्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? अभिजीत गुप्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों ये शतरंज खेल से है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शतरंज खेल से है। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? वो है अनुच्छेद 165 के तहत करता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों तहसील। इनमें से तो नहीं देखिए, हाँ तहसील है ये दोस्तों, राजस्व प्रशासन की इकाई होती है और ये छोटी है। तो यहाँ पर इसमें देखिए राज्यों में जिले के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है दोस्तों जिला, ठीक है, और जिसका प्रमुख नगर होता है दोस्तों। दूसरा है उपखंड मुख्यालय और तीसरे स्तर पर आता है तहसील कार्यालय। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही, तहसील। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है बताइए। तो दोस्तों देखिए, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता दोस्तों सरपंच करता है, उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, और दोनों ही अनुपस्थित हो तो दोस्तों उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
50 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में वार्षिक आय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में वार्षिक आय कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो कितनी सीमा निर्धारित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 48,000 रुपए। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है, किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत कब की गई? किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत दोस्तों कब की गई? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 18 फरवरी 2019 को। 18 फरवरी 2019 को ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई? बताइए, ये सीरेट की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई? तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इस जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 11 नवंबर 1978। 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई थी सीरट की उदयपुर में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 53 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर स्थापित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर स्थापित किया गया, ये स्थापित किया गया दोस्तों 1997 में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1997 में। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टीचर सपोर्ट मटेरियल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टीचर सपोर्ट मटेरियल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान की दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। यह कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। इसके तहत शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रति शिक्षक 200 रुपए की राशि अनुमोदित की गई है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा संचित विकास कोष में निम्नांकित में से कौन सा मद शामिल नहीं है? बताइए, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी द्वारा संचित विकास कोष में निम्नांकित में से कौन सा मद शामिल नहीं है? बताइए कौन सा मद है वो इसमें शामिल नहीं है, वो दोस्तों अपने को बताना है। देखिए, चंदा इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। बाकी इसमें ये देखिए, अभिभावकों व नागरिकों के विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नांकित में से किसने बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की? तो वो है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है? बताइए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्याय 2 में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए कितने कार्य दिवस हैं एक शैक्षणिक वर्ष में? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पहली से 5वीं के लिए 200। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 200। 59 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी। तो बैठक के लिए गणपूर्ति है वो दोस्तों कितनी होगी?
तो वो होगी दोस्तों 1/3। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1/3। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया किसे? तो ये वैभव सूर्यवंशी को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वैभव सूर्यवंशी को। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उनके नवनियुक्त कुलपति या कुलगुरु के लिए कॉलम 1 एवं कॉलम 2 को सुमेलित करते हुए सही विकल्प को अपने को क्या करना है? चुनना है। दोस्तों यहाँ पर कॉलम 1 में विश्वविद्यालय दे रखे हैं और कॉलम 2 में कुलपति या कुलगुरु दे रखे हैं। देखिए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति है वो कौन है? तो वो है दोस्तों प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग है। ठीक है, यानी कि पहले का पहला हो जाएगा। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति कौन है? तो वो है दोस्तों प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। और कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं दोस्तों प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत। तो यहाँ पर इसमें पहले से ही सारे के सारे सही सुमेलित हैं। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार से एमओयू हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 में आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है? तो औद्योगिक भूखंड की दर है वो क्या है? तो वो है दोस्तों संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड की आरक्षित दर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन शुभारंभ नहीं किया गया? 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन शुभारंभ नहीं किया गया? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया। राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है। 3 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया। राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है तो वो कौन सा है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को अपने को चुनना है। सही विकल्प को मित्रों क्या करना है? चुनना है। यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन है वो सत्य है। कौन सा कथन है वो सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन 1 देखिए पहले तो इसमें, इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। तो ये कथन है वो दोस्तों अपना पहला ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये पंडित दोस्तों दीनदयाल योजना है, इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों 4 जुलाई 2025 को की गई थी। ठीक है, और दोस्तों ये गरीबी मुक्त ग्राम योजना के तहत थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की सहायता है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। इस योजना में कथन भी देखिए, इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की राशि है वो दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए गलत है, बी इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन है बी सत्य है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग
आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों भाग 3 और भाग 3 में पढ़ रहे हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान और उससे संबंधित 10 प्रश्न। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के सबसे निचले स्तर पर दैहिक आवश्यकता को रखा गया है तथा पदानुक्रम के सबसे ऊपरी स्तर पर निम्नलिखित में से किसे रखा गया है? बताइए दोस्तों, बताइए। तो मैस्लो ने दोस्तों या मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के सबसे निचले स्तर पर दैहिक आवश्यकता को रखा गया है तथा पदानुक्रम के सबसे ऊपरी भाग या सबसे ऊपरी स्तर पर निम्नलिखित में से किसे रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? बताइए, मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है तो वो है नियामक विज्ञान। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नियामक विज्ञान। 68 नंबर का प्रश्न है, एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित, मिलान करना और उल्टे क्रम में रख सकता है। जीन पियाजे के अनुसार इस संज्ञानात्मक योग्यता का विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में होता है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में होता है? तो ये होता है दोस्तों, बताइए कौन सी अवस्था में? तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सी नंबर का ऑप्शन सही। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किशोरों के सामाजिक विकास से संबंधित व्यवहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित है? बताइए, किशोरों के सामाजिक विकास से संबंधित व्यवहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित होती है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधिगम उपागम जो अध्यापक के मार्गदर्शन से व्यक्ति के सक्रिय रहकर ज्ञान और समझ के निर्माण के महत्व पर बल देती है कहलाता है या कहलाती है? बताइए, अधिगम उपागम जो अध्यापक के मार्गदर्शन से व्यक्ति के सक्रिय रहकर ज्ञान और समझ के निर्माण के महत्व पर बल देती है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो निर्मितवादी उपागम कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आसुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिकतम सिद्धांत का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आसुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का एक प्रकार नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें अवलोकनात्मक सीखना। अवलोकनात्मक सीखना, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों है। 72 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व के टाइप ए एवं टाइप बी प्रकार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों फ्रीडमैन तथा रोजनमैन के द्वारा। डी नंबर का ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न है, एक समायोजन तंत्र जिसमें अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप में सोचना शामिल है कहलाता है? एक समायोजन तंत्र जिसमें अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप में सोचना शामिल है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, बताइए, उसको कहते हैं दोस्तों परिमेयकरण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिमेयकरण। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिभाशाली बालक का गुण है। प्रतिभाशाली बालक का गुण है तो वो है दोस्तों तीव्र निर्णय लेना व आत्मविश्वासी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक सामान्य कारण की एक विशेषता नहीं है। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक यानी कि सामान्य कारण की एक विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? देखिए, जी कारक जन्मजात होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
जी कारक का तात्पर्य मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता से है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए जी कारक पर प्रशिक्षण, अनुभव, शिक्षण आदि का प्रभाव पड़ता है, तो ये नहीं पड़ता दोस्तों। प्रशिक्षण, अनुभव, शिक्षण इनका प्रभाव है वो दोस्तों नहीं पड़ता। जी कारक की मात्रा निश्चित होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन असत्य है। वपन दोस्तों भाग 4 में सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर 76 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रिंटिंग की वह कौन सी तकनीक है जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट है प्रिंटिंग, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में आईसीटी को एकीकृत करने का कौशल किस आधार पर विकसित होता है? शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में आईसीटी को एकत्रित करने का कौशल किस आधार पर विकसित होता है? तो किस आधार पर विकसित होता है? तो ये होता है दोस्तों ट्रैक पे। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रैक पे। 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसको सर्वर प्रोग्राम भी कहा जाता है? किसको सर्वर प्रोग्राम भी कहा जाता है? तो यहाँ पर यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्वर प्रोग्राम भी कहा जाता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन का एक माध्यम है? कौन सा ट्रांसमिशन का एक माध्यम है? तो दोस्तों वो है इसमें कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल है ये ट्रांसमिशन का एक माध्यम है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा बौद्धिक संपदा के औद्योगिक संपदा वर्ग का मद नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा बौद्धिक संपदा के औद्योगिक संपदा वर्ग का मद नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों कॉपीराइट। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कॉपीराइट नहीं है, बाकी तीनों है, पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 5 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 81 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? किसके प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो वो है दोस्तों राज्यसभा के। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यसभा के। 82 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि निम्नलिखित में से खतरा हो? भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि निम्नलिखित में से खतरा हो। तो किसका खतरा हो? दोस्तों अपने को देखिए कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए बाहरी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का, ठीक है। तो इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 352 का प्रयोग है वो राष्ट्रपति है वो कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, इसमें क्या है सही है, 1 और 3 इसमें क्या है सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 व 3। 83 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु कोई समिति नियुक्त करती है तो वह समिति कहलाती है। संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु कोई समिति नियुक्त करती है तो वह समिति कहलाती है। तो वह समिति कहलाती है तो वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो कहलाती है दोस्तों इसमें तदर्थ समिति। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तदर्थ समिति। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन होता है? तो दोस्तों वो होता है विपक्षी दल का नेता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारित होती है? किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारित होती है? तो दोस्तों ये भारित होती है भारत की संचित निधि पर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत की संचित निधि पर। 86 नंबर का प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जनहित याचिका का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये A.M. अहमदी को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं इसे, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्रांतीय कार्यकारिणी में द्वैध शासन आरंभ किया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। ये प्रावधान 1919 के अधिनियम में थे, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सी एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 16 में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विदित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या है वो नहीं होगी। जैसे कि 200 विधानसभा सीट है तो 200 विधानसभा सीट का 15% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 30। तो 30 से ज्यादा मंत्री है वो नहीं हो सकते राजस्थान में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो वो है दोस्तों शेयर बाजार समवर्ती सूची। शेयर बाजार समवर्ती सूची बी नंबर का ऑप्शन सही। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा कौन करता है। मापदंडों की अनुशंसा कौन करता है, तो वो है दोस्तों कौन करता है, तो दोस्तों ये करता है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग करता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 29। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 29। 96 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए भारत में किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त है। भारत में किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए, विधि निर्माण की जो शक्ति है वो दोस्तों केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित है वो किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देश की रक्षा करना बिल्कुल सही है, आयकर अदा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना बिल्कुल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है। तो यहाँ पर 1, 3, 4 है वो इसमें क्या है, सत्य है। 1, 3, 4 यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये कौन सा भाग करता है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए,
कौन सा भाग करता है? तो वो करता है दोस्तों भाग 12। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाग 12। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का प्रस्ताव है वो दोस्तों किसे दिया गया? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को मिलान करें। एक तरफ सूची फर्स्ट में दोस्तों ये संस्था दे रखी है और सूची सेकंड में संस्थापक दे रखे हैं। देखिए ब्रह्म समाज का संस्थापक है वो कौन थे? वो थे दोस्तों राजा राम मोहन राय, यानी कि पहले का 3 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, 1 हो जाएगा इसका। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, तो इसका 2 हो जाएगा। और सत्यक शोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले ने की थी, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? बताइए, वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी किसके नेतृत्व में? तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 102 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे दोस्तों लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 103 नंबर प्रश्न है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों चिकित्सा से, बी नंबर का ऑप्शन सही। 104 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते थे? तो कौन से देवता की पूजा करते थे? तो दोस्तों पशुपति देवता की। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पशुपति देवता की। 105 नंबर का प्रश्न है, ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पंजाब में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब में। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों कठोपनिषद में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कठोपनिषद में। नेक्स्ट आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी पर स्थित था तो वो था दोस्तों बोध गया में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बोध गया में। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किस राजवंश द्वारा स्थापित किया गया? तो किस राजवंश द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये लिच्छवी राजवंश ने ये स्थापित किया था दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 109 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था? तो वो था दोस्तों कौन सा अभिलेख? तो ये था दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में यह प्रमाणित होता था कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। सी नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में कोठे क्या था? दोस्तों कोठे क्या था या कोष्टे क्या था? तो दोस्तों ये एक प्रकार का कर था, और ये कर है ये दोस्तों सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाए जाने वाला कर था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चहलगनी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्क सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बताइए दोस्तों, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। चहलगनी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्क सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें बलबन। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बलबन। 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? निम्नलिखित में से वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा गुलाम तथा तुगलक। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुलाम तथा तुगलक। नेक्स्ट आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हाजी बेगम ने दोस्तों मकबरे का निर्माण है वो करवाया था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। 114 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे मुगल सेना में
चिकित्सक नियुक्त किया गया था। चिकित्सक नियुक्त है वो किसको किया गया था? तो ये मनोची को। ठीक है, मनोची को। ये इटली के थे दोस्तों। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 116 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र सिलिकॉन वैली स्थित है। तो दोस्तों ये सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सिलिकॉन वैली है, ये कैलिफोर्निया में है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध है। 117 नंबर का प्रश्न, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ये एक दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नहर है और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 118 नंबर का प्रश्न है, रेड डेटा बुक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रेड डेटा बुक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो सीधा सा सभी को पता होना चाहिए दोस्तों ये रेड डाटा बुक के बारे में। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, यह उन वन्य जीव व वनस्पति प्रजातियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करती है जो विलोपन से संकटापन्न है, उनके लिए दोस्तों ये होती है रेड डाटा बुक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में मिलते हैं? तो दोस्तों कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं? ये मिलते हैं दोस्तों विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों के बीच। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शीत कटिबंध की विशेषता नहीं है? तो कौन सी शीत कटिबंध की विशेषता नहीं है? तो देखिए इसका विस्तार विषुवत रेखा के समीप है। इसका विस्तार विषुवत रेखा के समीप है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पछुआ पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पछुआ पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गजरता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साटा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, डोलड्रम पेटी का विस्तार है। डोलड्रम पेटी का विस्तार है तो दोस्तों ये डोलड्रम पेटी का जो विस्तार है ये दोस्तों 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये स्थित है डोलड्रम पेटी का विस्तार। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे तापमान बढ़ने के साथ वायुदाब, तापमान बढ़ने के साथ वायुदाब दोस्तों घटता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही घटता है। 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए खमसीन ये मिस्र में चलने वाली पवन है, लेवेस है ये स्पेन में चलने वाली पवन है, चिली है ये इटली। गलत हो जाएगा दोस्तों, ये जो चिली पवन है ये ट्यूनिशिया में चलने वाली पवन है, ट्यूनिशिया में। और गिबली है ये लीबिया में चलने वाली पवन है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है, जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा वाले चांद हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है दोस्तों ब्लू मून। क्या कहा जाता है? ब्लू मून। बी नंबर ऑप्शन सही। 126 नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटे है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही, 5.5 घंटे। 127 नंबर प्रश्न है, निर्माण और विनिर्माण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में? तो दोस्तों उद्योग क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर का प्रश्न है, रेतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में लागू किया गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, उदारीकरण से तात्पर्य है। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वो है दोस्तों औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कर देना। ये होता है दोस्तों उदारीकरण का तात्पर्य। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है, निजीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था दोस्तों किसने? जॉन मेनार्ड किन्स ने। जॉन मेनार्ड किन्स ने नहीं, पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने दोस्तों निजीकरण शब्द को खोजने का श्रेय जाता है।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीटर एफ ड्रेकर, जॉन मेनार्ड किन्स नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, संसार की दृष्टि में भूमंडलीकरण का क्रम आदम और ईव के दिनों से चल रहा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है वो दोस्तों किसका है? ये कथन है दोस्तों वोल्फिन सोहन का कथन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 नंबर का प्रश्न है, भारत में पूर्ण रोजगार का स्टैंडर्ड वर्ष किसे माना गया? बताइए दोस्तों, भारत में पूर्ण रोजगार का स्टैंडर्ड वर्ष किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वर्ष में 273 दिन और 8 घंटे कार्य दिवस। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, तो दोस्तों भारत में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को बताना है, कूट भाषा में अपने को बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें परिवहन और संचार और होटल ये सम्मिलित है दोस्तों सेवा क्षेत्र में। यहाँ पे खनन उत्खनन ये नहीं है, वानिकी भी नहीं है, तो यहाँ पर 2 और 3 है वो सही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 134 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा का वह रूप कौन सा है जिसे न तो छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं? तो वो है दोस्तों इसमें क्रिप्टो मुद्रा, बी नंबर का ऑप्शन सही। 135 नंबर का प्रश्न है, किन्स का तरलता जाल सिद्धांत मुद्रा की मात्रा और ब्याज की दर के बीच कैसा संबंध बताता है? किन्स का तरलता जाल सिद्धांत मुद्रा की मात्रा और ब्याज की दर के बीच कैसा संबंध बताता है? तो ये बताता है दोस्तों इसमें कैसा, तो ये ऋणात्मक संबंध है वो दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 136 नंबर प्रश्न है, किसी एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि क्या कहलाती है? दीर्घकालीन वृद्धि क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुद्रास्फीति। 137 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? तो 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया, बी नंबर का ऑप्शन सही। 138 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण में आने वाली कठिनाई कौन सी है? उपभोक्ता संरक्षण में आने वाली कठिनाई कौन सी है? तो वो कठिनाई है दोस्तों इसमें उपभोक्ताओं की उदासीनता, महिलाओं की शून्य भागीदारी, कमजोर और वंचित उपभोक्ताओं की ज्यादा संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 139 नंबर का प्रश्न है, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन मार्केट लिंकेज के लिए अमरता सोसाइटी का गठन कब किया गया? तो दोस्तों कब किया गया बताइए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 4 नवंबर 2008 को, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 140 नंबर प्रश्न है, निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई दोस्तों कैथून कोटा में, बी नंबर का ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 6 पढ़ रहे हैं और भाग 6 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 141 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे, तो इसमें शामिल होंगे दोस्तों शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 142 नंबर प्रश्न है, वन सहायक सामग्री जिसके द्वारा छात्र सुनकर व देखकर ज्ञान प्राप्त करता है कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही, टेलीविजन आता है। 143 नंबर का प्रश्न है, प्रदर्शन विधि का गुण है? तो प्रदर्शन विधि का गुण सक्रिय वातावरण है, रोचकता है, स्पष्ट व स्थायी ज्ञान है, सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 144 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्लोब का प्रकार नहीं है? तो ग्लोब का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें ग्लोब का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ग्लोब दोस्तों पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, तो यहाँ पर प्रतिमान ग्लोब है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 145 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है?
तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सद्व्यवहार करने का ज्ञान प्रदान करना, परस्पर सहयोग तथा आत्मनिर्भरता का ज्ञान प्रदान करना, महापुरुषों एवं आदर्श व्यक्तियों की जीवनियों को का ज्ञान कराना। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही। 146 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें किसी एक व्यक्ति एक पर परिस्थिति अथवा एक संस्था का अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 147 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सहायक सामग्री में से प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है। प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है फिल्म स्ट्रिप से। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 148 नंबर का प्रश्न है, 148 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मूल्यांकन का दोस्तों सकारात्मक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक है, सकारात्मक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, समावेशित या व्यापक धारणा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन सही। 149 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का गुण नहीं है, तो वो है दोस्तों नकारात्मक अभिवृत्ति। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 150 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में नाटकीकरण विधि का लाभ है, तो नाटकीकरण विधि का लाभ है तो वो है छात्रों को अभिव्यक्त का अवसर मिलता है, छात्रों को कल्पना शक्ति का विकास होता है, छात्रों के उच्चारण दोष दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।